हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तीन समीकरण के बारे में पढ़ा था और आपको बता दें कि वो जो तीन समीकरण थे वो घूर्णन गति के समीकरण थे। जैसे आप एक चीज़ ध्यान से समझिए, आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जैसे हम लोग रेखीय समीकरण लिखते हैं, रेखीय गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस, यही लिखते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने मान लिया था कि जो प्रारंभिक वेग है ये आपका कैसी गति है, तो रेखीय गति में, रेखीय गति के समीकरण थे। और घूर्णन गति में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि घूर्णन गति जो होता है वहाँ तीन चीजों को ध्यान रखना होता है जो हम मांगते हैं। यू था आपका ओमेगा नॉट, यू था आपका ओमेगा नॉट और वी था ओमेगा, वी आपका ओमेगा था। और ध्यान से समझिएगा, यू था आपका ओमेगा नॉट, वी आपका ओमेगा था, ए आपका जो था उसे हम लोग अल्फा कहते थे, ए को अल्फा कहते थे, टी को हम लोग टी ही बोलते थे, टी को टी ही बोलते थे लास्ट समीकरण में। और साथ ही साथ जो विस्थापन यस था उसे हम लोगों ने थीटा माना था। तो यहां से देखिए हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वो था ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरा था थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी और प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर और तीसरा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये समीकरण हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये घूर्णन गति के समीकरण हैं और अच्छे से आपने इसके बारे में समझा था। तो आई थिंक आपने पिछली क्लास को देखा होगा, और यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो क्या कीजिए, आप लोग पिछली क्लास को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आज का दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का और आप पढ़ रहे हैं दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। तो वहां यदि आप जाते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था घूर्णन गति के समीकरण। जैसे हम लोग रेखीय गति के समीकरण लिखते थे वैसे ही घूर्णन गति के भी तीन समीकरण हैं, तो तीनों को लिखेंगे। समझिए, सबसे पहले प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं कि घूर्णन गति के समीकरण का निगमन, घूर्णन गति के समीकरण का निगमन करना कैसे है, तो आप ये समझिए, एक तरफ हम रेखीय का करते हैं, दूसरी तरफ घूर्णन का। अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रेखीय समीकरण में हम लोग रेखीय त्वरण की परिभाषा से निकालते थे ए बराबर डीवी अपान डी टी, ए बराबर डीवी अपान डी टी, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए बराबर डीवी अपान डी टी। और यहाँ हम लोग घूर्णन गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है, यानी घूर्णन गति के कोणीय त्वरण की परिभाषा से हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। अल्फा बराबर आपको पता है क्या होता है, अल्फा बराबर आपका होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये पीछे आपको पढ़ाया गया है। यहाँ हमें डेरिवेशन करना है तो एक एक चीज का डेरिवेशन करेंगे। चलिए इसको इधर गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी टी बराबर डी वी प्राप्त होगा या नहीं। या फिर हम इसको इधर लिख दें, डी वी बराबर ए डी टी, और हमें कर देना है अब अवकलन किसके सापेक्ष। तो एक चीज समझिए, समाकलन करते हैं, अवकलन से नहीं, समाकलन सॉल्व करते हैं। तो हमें ये जाना है आपको प्रारंभिक वेग अंतिम वेग u से लेकर v तक, u से लेकर v तक हमें चलना है। तो लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, और ये है आपका dv बराबर a आपका बाहर हो जाएगा। और समय कितना है, प्रारंभिक समय 0 से बढ़कर t हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो समय दिया गया है वो आपका 0 से बढ़कर t हो रहा है, तो 0 से बढ़कर t हो जाता है और dt, 0 से बढ़कर t हो जाता है और dt। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसको बनाते हैं v, और v अपान u बराबर a
टी अपान 0। क्या हो जाएगा देखिए, अपर लिमिट पहले लिखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले घट लिखते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखिएगा। तो अपर लिमिट v है माइनस लोअर लिमिट u बराबर a, और यहाँ पर अपर लिमिट कितना है t और लोअर लिमिट 0, तो v माइनस यू बराबर at हो जाएगा और v बराबर u प्लस at। ये आ गया आपका गति का प्रथम समीकरण यानी कि रेखीय गति का। और यहां भी ऐसे करेंगे तो डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी। यहां भी हम लोग समाकलन कर देंगे, यहां भी क्या करेंगे हम लोग समाकलन कर देंगे। तो वही चीजें जैसे यहां पर किया गया है वैसे ही यहां पर भी समाकलन हो जाएगा आपका। तो समाकलन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे हम लोग प्रारंभिक वेग ओमेगा यहाँ पर u मानते थे तो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जाएंगे, डी ओमेगा बराबर अल्फा, और 0 से लेकर t तक जाएंगे dt। अपर लिमिट आप रखेंगे ऐसे एक बार और ओमेगा कर लीजिए, और ओमेगा नॉट लोअर लिमिट है, ओमेगा अपर लिमिट अल्फा, और ये आपका t है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अपर लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा, और उसके बाद t माइनस 0, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा t, और ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ये आपका कोणीय गति का प्रथम समीकरण आ गया। बताइए आपके समझ में आया? करना क्या है आपको, यहाँ पर मान लेना है कि प्रारंभिक वेग जो था प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट, और उसके बाद कुछ समय बाद बढ़कर ओमेगा हो जाता है। प्रारंभिक समय 0 और t सेकंड पश्चात वेग बढ़कर ओमेगा हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग समाकलन कर देंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीय समीकरण कैसे लिखेंगे। ये आपका पहला समीकरण है, ये दोनों आपको समझना है द्वितीय समीकरण के लिए। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने दूसरे समीकरण पर। तो बताइए एक बार फिर से समझा दिया जाए। जैसे आप यहाँ पर मानते थे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतर। रेखीय त्वरण है तो रेखीय वेग बटे समयांतर, कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग बटे समय, और इसके बाद गुणा करेंगे। गुणा कैसे किया गया है उसको ध्यान दीजिए। गुणा आपका इसमें हुआ है, यहाँ पर इसमें हुआ, उसके बाद समाकलन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग u तथा t सेकंड बाद वेग बढ़कर v हो जाता है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट आप रखेंगे u और v, t और 0, और सॉल्व करेंगे। ये समाकलन सॉल्व करने का नियम है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है यदि आप बायोलॉजी से हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, और इसी प्रकार इसमें भी किया गया है। चलिए अब द्वितीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे समीकरण का निगमन कैसे करना है। तो रेखीय और कोणीय को हम साथ में करेंगे। तो रेखीय समीकरण का निगमन सबसे पहले करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं रेखीय वेग की परिभाषा से। रेखीय वेग की परिभाषा से आपका होता है v बराबर डी एस अपान डी टी, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तथा कोणीय वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा। ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी, यानी कि डी थीटा क्या है, तो आप जानते हैं टी सेकंड में चली गई दूरी यानी कि वेग। ये कोणीय वेग है, ये जैसे आप यहाँ विस्थापन मानते थे ये भी आपका विस्थापन हो गया, यानी टी सेकंड में चली गई दूरी या फिर विस्थापन कह सकते हैं। गुणा इसमें भी करेंगे हम लोग। चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद देखते हैं क्या आता है। गुणा करने के बाद आपका आएगा डी एस बराबर वी डी टी, और यहाँ आएगा ओमेगा यानी कि डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। आप ये बताइए गति का प्रथम समीकरण जानते हैं, v बराबर क्या होता है, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी, इसलिए रख देंगे तो ds बराबर u प्लस ए टी और हो जाएगा dt। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, d थीटा बराबर ओमेगा बराबर आपका क्या होता है, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो रख देंगे तो आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और dt, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू dt। गति के प्रथम समीकरण से हमने किया, इसको गुणा करेंगे इसमें तो ds बराबर u dt प्लस ए टी डी टी, यू डी टी प्लस
AT dt, यहाँ आपका हो जाएगा d थीटा बराबर ओमेगा नॉट dt प्लस अल्फा टी dt। और अब क्या करना है, हमें अवकलन कर देना है, अवकलन करना है फिर से ये समाकलन। तो इतना आपके समझ में आया। विस्थापन कितना हो रहा है, देखिए विस्थापन आपका हो रहा है 0 से लेकर s तक, ds बराबर u आपका बाहर है और समय लग रहा है 0 से लेकर t तक dt प्लस ये a आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 से लेकर t तक t dt हो जाएगा। और इसको भी इसी प्रकार करेंगे तो यहाँ आपका जो समय लग रहा है जैसे आपने 0 से s तक, तो वैसे ही यहाँ पर 0 से लेकर आपका थीटा तक जाएगा, 0 से लेकर थीटा तक d थीटा बराबर ओमेगा नॉट आपका बाहर और 0 से लेकर t तक dt प्लस अल्फा आपका बाहर हो जाएगा 0 से लेकर t तक और t dt। आगे क्या करना है उसको समझिए। यहाँ हम लोग लिखते हैं समाकलन करते हैं तो ds का समाकलन s और 0 लोअर लिमिट s अपर लिमिट u, dt का समाकलन आपका हो जाएगा t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a। और ये याद रखिएगा जो एक आपको दिया गया है इंटीग्रेशन x dx, इसका फॉर्मूला एक होता है x dx, इंटीग्रेशन x dx इसी प्रकार है, देखिए t dt, x dx जैसे लिखा गया है उसी प्रकार है t dt। तो इसको आपको याद रखना है कि इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है होता है आपका वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और उसके बाद प्लस c। इससे हमें नहीं मतलब, बस हमें इतना ही। तो जैसे देखिए लिखा गया है t dt, तो हो जाएगा t की पावर n, कितना पावर है यहाँ पर देखिए 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s माइनस 0 बराबर u t माइनस 0 प्लस यहाँ आपका देखिए एक चीज और a और अपर लिमिट कितना है t है, अपर लिमिट कितना है t है बाई 2। ध्यान दीजिएगा अपर लिमिट कितना है t है और बाई 2। तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं। तो आप एक चीज a बाई 2 बाहर कर लीजिए और अपर लिमिट है टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो s बराबर u t प्लस ये देखिए कितना है आपका a बाई 2 और ये t स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं s बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। और इसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, d थीटा का समाकलन आपका हो जाएगा थीटा 0 और उसके बाद अपर लिमिट थीटा, ओमेगा नॉट यहाँ हो जाएगा आपका t 0 लेकर t प्लस अल्फा यहाँ आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 और उसके बाद 0 बाई टी। यहाँ थीटा माइनस 0 बराबर ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा बाई 2 और टी स्क्वायर माइनस 0। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा अपान 2 टी स्क्वायर और थीटा बराबर ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा समीकरण, 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो बताइए आपको अच्छे से समझ में आया। तीसरा समीकरण आप अपने आप से करेंगे और जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसी पर मैसेज करेंगे करके और बताएंगे कि कैसे आएगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, फार्मूला लगाएंगे अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी से, और सॉल्व करके आप जैसे दोनों पक्षों का वर्ग की सहायता से लगाते हैं वैसे ही अच्छे से लगाइएगा तो आ जाएगा। और हम लोग फिर देखेंगे और चेक करेंगे कि आप लोग कर पाए हैं या नहीं, तीसरे समीकरण का निगमन। और अब हम लोग चर्चा करते हैं, इसको बताइए अच्छे से समझ में आया। 2-3 बार आप इसको पढ़ चुके हैं और ये भी सेम उसी पर आधारित है, तो अच्छे से आपको समझ में
आ जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। इसको लिख लीजिए जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आपका टॉपिक है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध क्या होता है, यानी कि बल आघूर्ण टाउ और कोणीय त्वरण अल्फा में क्या संबंध आता है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कोई पिंड कैसी गति कर रहा है, कोणीय घूर्णन गति कर रहा है, क्योंकि घूर्णन गति करेगा तभी बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण कार्य करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, माना लिखें तो चलिए लिख देते हैं कि माना कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है और उसके बाद जिस पर बल आघूर्ण टाउ लगा है, जिस पर बल आघूर्ण टाउ लगा है। एक पिंड है जो घूर्णन गति कर रहा है जिस पर बल आघूर्ण टाउ लगा है तथा पिंड में एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा है। तो तथा आप यहाँ पर नियत कोणीय त्वरण मान लेंगे कि एक नियत कोणीय त्वरण जो कि अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है। तीन चीजें आपको मानना है कि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है जिस पर बल आघूर्ण टाउ लग रहा है तथा एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा है तथा पिंड में एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा है। तो निकाय के सभी पिंडों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, यानी कि जब एक पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा है तो निकाय में जितने भी पिंड होंगे सभी पिंडों का कोणीय त्वरण अल्फा ही होगा, परंतु इसका रेखीय त्वरण अलग अलग होगा। यानी कोणीय त्वरण अल्फा सबका होगा और रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होगा। माना पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 तथा घूर्णन त्रिज्या r1 है। माना किसके पिंड के एक कण का द्रव्यमान m1 तथा घूर्णन त्रिज्या r1 है। पिंड का द्रव्यमान m1 तथा घूर्णन त्रिज्या r1 है तो कण का रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा बताइए। तो कण का रेखीय त्वरण क्या होता है, a बराबर v बाई देखिए t होता है, यानी कि dv बाई dt। तो a बराबर आपका हो जाएगा a1 बराबर r1 अल्फा। आप इन दोनों में संबंध जानते हैं, a1 बराबर r1 अल्फा। क्यों? क्योंकि आपका ये भिन्न होगा लेकिन ये भिन्न नहीं होगा, तो इसीलिए a1 बराबर r1 अल्फा, a बराबर r अल्फा आपका प्रतिबंध आता था कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो ये आपका हो जाएगा यदि इस कण पर कार्य करने वाला बल F1 हो, इस पर यदि इस कण पर कार्य करने वाला बल F1 हो तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है ma, तो m1 a1 हो जाएगा। तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा F1 बराबर m1 a1 और a1 का मान आपको पता है तो m1 r1 अल्फा मिल जाएगा आपको, m1 r1 अल्फा। ये आपको यदि आप इसे समीकरण 1 मानते हैं तो ये आपका मिलेगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ही मिलेगा ये आपका कि F1 बराबर m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा। एक पिंड का बल आघूर्ण अब हम निकालेंगे इसी एक पिंड का बल आघूर्ण। बताइए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा या बल की दिशा से या बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल गुणे दूरी, एक पिंड का बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बल लग रहा है आपका F1 और दूरी है R1, बल लग रहा है F1, दूरी आपकी है R1, बल F1 लग रहा है और दूरी है R1।
तो यहाँ बल आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा F1 के स्थान पर M1 R1 अल्फा इंटू R1। तो ये आपका बन जाएगा M1 R1 अल्फा इंटू R1, और इसे ही हम लोग लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर अल्फा। M1 R1 स्क्वायर अल्फा हो गया। यदि निकाय में n पिंड हों, ये एक पिंड के लिए है। अब यदि निकाय में कितने पिंड हों, यदि निकाय में n पिंड हों तो एक पिंड हो तो M1 आ रहा है, और n पिंड हो तो क्या हो जाएगा बताइए, n पिंड हो तो इसी प्रकार जैसे M1 R1 स्क्वायर अल्फा तो आगे हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा, और लास्ट में Mn Rn स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। हो तो बल आघूर्ण बराबर लिख लेते हैं, कितना आएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा यदि निकाय में n पिंड हो तो, यदि निकाय में n पिंड हो तो। अब यहाँ से देखिए टाउ बराबर हम लोग यहाँ अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर और प्लस डैश डैश Mn Rn स्क्वायर। बाद में हमने कॉमन ले लिया अल्फा, बाद में हमने क्या कॉमन ले लिया, अल्फा। और आप ये बताइए हम इसे क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा और उसके बाद आई बराबर 1 से लेकर n तक mi और उसके साथ साथ ri का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये योग के रूप में लिखा गया, i बराबर 1 से लेकर n तक mi ri स्क्वायर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए बाद में आपका अल्फा भी लिखा गया है तो इसके बगल में अल्फा लिख दीजिए। टाउ बराबर ये आपका प्राप्त हो गया, और ये जब आपको प्राप्त हो गया तो आप इसे क्या कह सकते हैं, टाउ बराबर आप कह सकते हैं। और mr स्क्वायर आपका जो होता है ये mr स्क्वायर आई के बराबर होता है, आपने पढ़ रखा है। चूंकि mr स्क्वायर बराबर आई, mr स्क्वायर बराबर आपका आई होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं टाउ बराबर आई और उसके साथ साथ अल्फा, आई और साथ साथ ये वाला अल्फा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पता है जहाँ टाउ आपका बल आघूर्ण है, टाउ आपका बल आघूर्ण है, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है, और आई को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जड़त्व आघूर्ण। आई को बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण, आपने पढ़ रखा है जड़त्व आघूर्ण आई बराबर mr स्क्वायर। तो यहां से आपको यदि एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्रतिबंध आपको प्राप्त हुआ या नहीं, अल्फा को हम लोग एकांक कर दें यानी कि 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका टाउ बराबर आई आ जाएगा, यानी कि एकांक कोणीय त्वरण के लिए जड़त्व आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कहते हैं। एकांक कोणीय त्वरण के लिए जड़त्व आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका ऐसे बनेगा कि यदि आई ये अल्फा बराबर 1 और उसके साथ साथ रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो टाउ बराबर आई ये आपका बन जाएगा। और इसे याद रखिएगा, और इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।